नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरा है। राजस्थान को वैक्सीन का जो आवंटन हो रहा है, हमारी क्षमता उससे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आपको ये बता दें कि राजस्थान को टीके कम मिल रहे हैं क्योंकि टीके है ही नहीं। केंद्र सरकार ने काफी टीके निर्यात कर दिए। अगर सब कुछ ठीक था तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आखिर क्यों हटाया? हमारी कैपेसिटी प्रदेश की बहुत ज़्यादा है, राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान को टीके कम मिल रहे हैं क्योंकि टीके है ही नहीं। केंद्र सरकार ने तो निर्यात कर दिया ना टीके, काफ़ी टीके। तो पूछे उनसे, जब हमारे अपने देश में टीके लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, आपने किन किन को टीके, इतने देशों में टीके दे दिए और सही समय पर ऑर्डर प्लेस नहीं किया। जो भारत जो है वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का हब है पूरी दुनिया में। दुनिया में जितने टीके लगते हैं, आधे टीके हिंदुस्तान में बनते हैं। टीके हम बनाएं, भारतीय कंपनी बनाएं, हम उनको निर्यात करें। यहाँ लोग कितने, हिंदुस्तान में कितनी जगहों पर धक्का मुक्की और झगड़े हो रहे हैं क्योंकि लाइन में लोग लग रहे हैं ताकि टीके उनको लग सकें। तो जो किल्लत पैदा हुई है ये अपने आप नहीं हुई है ना, किसी न किसी की लापरवाही है। लेकिन केंद्र सरकार हमेशा की तरह अपनी गलती स्वीकार करने को मना करती है। अब सब कुछ ठीक था तो उन्होंने केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं क्यों हटाया उनको? कहीं ना कहीं तो कमी आई थी। और अस्पतालों में जो दृश्य हम लोगों ने देखा वो सारा झूठ था क्या? जो लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनकी जानें चली गई, वो सब झूठ था। अगर किसी की मौत ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं हुई। और वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने फोन टैपिंग के मामले पर कहा कि पत्रकारों और नेताओं के फोन टैप करना एक अत्यधिक गंभीर मुद्दा है। देश की सरकार और प्रशासन के कमजोर होने का लक्षण है। कोई भी आता है, हमारा फोन टैप करता है। ये खुली तानाशाही है और देश की सुरक्षा के लिए घातक है। देश में इस वजह से डर का माहौल तैयार हो रहा है। और उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते ही मेरा फोन टैप किया गया था। इन शब्दों में संजय राउत ने एक अत्यधिक गंभीर आरोप लगाया है। राजनीति में जासूसी करना ये कोई नई बात नहीं है। पूरे विश्व में इस प्रकार की जासूसी होती आई है, लेकिन हमारे देश में अगर इस प्रकार से कोई जासूसी कर रहा है तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। पेगासस का जो जासूसी का जो खर्चा आया है अब तक का 300 लोगों का, वो आपको मालूम है कितना है? लगभग 350 करोड़। ये 350 करोड़ किसके अकाउंट से गए? उसका फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन है जिसने पेगासस को भुगतान किया है? कोई तो है। अगर सरकारी खाते से नहीं गया है तो सरकार ने किसी को तो ये जिम्मेदारी दी है ना। और वहीं महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर और सतारा जिले के नवासा में पिछले 2 दिनों में हुई अत्यधिक भारी बारिश से राज्य के निकटवर्ती तटीय क्षेत्र में कुछ हिस्सों में खासकर रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में बाढ़ आ गई है। और यहाँ कोंकण क्षेत्र की बात करें तो इन 2 जिलों में कई स्थान पानी से डूबे हैं और प्रशासन वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कदम भी उठा रहे हैं। वर्तमान हालातों पर एनडीआरएफ के डीजी SN प्रधान ने अपनी जानकारी साझा की है। आइए दिखाते हैं। कर्नाटका में लगातार राहत और बचाव का कार्य एनडीआरएफ कर रही है। उसमें हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सेफ्टी में शिफ्ट कर दिया गया है। तेलंगाना में भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन बारिश का कहर जारी है और इसके चलते लोगों को रेस्क्यू करने में जो परेशानी आ रही है एनडीआरएफ टीम को, वो समझ में आता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि लगातार हम लोगों को अभी कुछ दिन तक काम करना होगा। महाराष्ट्र में ही लगभग 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। वो ज़्यादातर 4 जो लैंडस्लाइड हुई हैं वहाँ हुई हैं, 3 तो सतारा में हुई और 1 महड में हुई है। और इस तरह से लैंडस्लाइड का जो टोल है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति बनी हुई है और वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुई। इसके चलते हम लोगों को कार्रवाई लगातार जारी रखने की जरूरत होगी। अगर सर बात महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की कितनी टीम अभी वहाँ पे लगातार काम कर रही है दिन रात, और कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया? आप लोगों को क्या सूचना है कि कितने लोग मरे हैं वहाँ? एनडीआरएफ की लगभग 34 टीमें महाराष्ट्र में काम कर रही हैं, 7 टीमें कर्नाटका में काम कर रही हैं, 8 टीमें तेलंगाना में काम कर रही हैं। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो फ्लड रिलेटेड असम बिहार को मिला के लगभग 141 150 के आसपास टीमें काम कर रही हैं। जहां तक डेथ टोल का है, जैसा कि मैंने कहा 3 या 4 लैंडस्लाइड में ज़्यादातर
100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और कुछ फ्लड से भी मौतें हुई हैं। इस तरह से 100 से ज़्यादा मौतें कहीं जा सकती हैं। अभी जो अल्टीमेट टोल है कर लेते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों के कटान से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। इस लगातार बारिश में नदियों के जलस्तर प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का इस वजह से कहना है कि यहां कटान की वजह से दर्जनों के ऊपर घर जल में समाहित हो गए हैं और लोग पुआल का घर बनाकर बांधों पर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और कपिलवस्तु के विधायक श्याम धनी राही पर अपनी निराशा प्रकट की। ग्रामीणों का इस मामले में ये कहना है कि विधायक ने निरीक्षण भी किया और एक हफ्ते में सभी को सुविधा देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन 7-8 महीना बीतने के बाद भी ना तो प्रशासन नजर आया और ना ही विधायक। का नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के हैं? समस्या क्या है? मैं राकेश कुमार पासवान हथिवड़ताल निवासी हूँ। समस्या क्या है आपकी? समस्या है सर यही नदी के कटान के वजह से हम लोगों का मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके लिए हम लोग जो है विधायक निधि के घर पे 3 बार गए थे पूरे गांव के लोग। उसके बाद वो 4 महीने के बाद आए थे यहाँ हमारे घर के जांच के लिए और जांच करके गए और आश्वासन दिए कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा। लेखपाल भी आए थे, ब्लॉक प्रमुख और विधायक, और 1 साल बीत चुका, अभी तक इसका कोई भी जो है समस्या। और उधर छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तरवासी यात्री ट्रेन की सुविधाओं के लिए पिछले 1 वर्षों से जूझ रहे हैं। कोरोना काल में बंद हो गई समलेश्वरी एक्सप्रेस 1.5 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई और यहां बस्तर को देश के एकमात्र मेट्रो सिटी कोलकाता तक सीधे जोड़ने वाली यह एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन है। इन हालातों में बस्तर के न केवल लोगों को बल्कि व्यापारियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा और जगदलपुर से विशाखापट्टनम तक एक ही यात्री ट्रेन चल रही है, लेकिन यहाँ व्यापारिक दृष्टि से बात की जाए तो यह बेहद तकलीफदेह है। इसके साथ ही बस्तर के 3 और यात्री रेल सुविधाओं को बहाल नहीं किया गया, जिसके चलते ना तो स्वास्थ्य कारणों से विशाखापट्टनम जाने का सहूलियत मिल पा रहा है और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि विशाखापट्टनम तक स्पेशल नाम से एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें कोई खास फायदा यहाँ लोगों को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल कोरोना काल बंद हुआ था, तब से अब तक चालू नहीं हुआ पाया है और कब चालू होगा, कब से स्टार्ट होगा, अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया है। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते। और ये जो समलेश्वरी एक्सप्रेस है जो कलकत्ता से जगदलपुर चलती है, वो कब चालू होगा, कब से स्टार्ट होगा, ऐसे कुछ मैसेज नहीं आया है विशाखापट्टनम से। वहाँ से कुछ मैसेज आएगा तब जानकारी दे सकते हैं आप लोग। यूपी के मथुरा जिले में बलदेव से बीजेपी विधायक पूर्ण प्रकाश ने नेशनल हाईवे स्थित महुअन टोल पर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने एक टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि विधायक का ये कहना है कि टोल के कर्मचारी बेवजह वाहन रोकते हैं, जिसके कारण जाम लगता है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टोल प्रबंधन ने कहा कि किसी भी वाहन को 30 सेकंड से अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता और हंगामे के चलते करीब 18 मिनट तक टोल फ्री होने से वाहन निकलते रहे। उधर इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपाई लगातार बेलगाम हो रहे हैं। देखिएगा, मेरे बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत एसडी ब्लॉक होते फरे बलदेव लाया फरे ब्लॉक के अंतर्गत महुअन टोल पड़ता है। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं क्षेत्र के दौरा करके विभिन्न गांव में होकर शाम को लगभग 4:30 बजे फरे से मथुरा के लिए लौट रहा था। लौटते वक्त मैंने देखा काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। तमाम बच्चे जो ना बहन बेटियों की गाड़ी हुई गर्मी से तिल मिला रहे थे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी, सब लोग यहाँ पर ब्रज में आते हैं, पर व्यवस्था है। तो मैं आगे बढ़ा तो मैं देखा कि 7 लाइन होती है, जाने की 7 लाइन आने की होती है। मथुरा से आप जाएंगे आगरा की तो 7 लेन और आगरा से मथुरा आएंगे तो 7 लेन। आप कभी भी देख लीजिएगा
तो सातों लेने कल 7-7-14 आने वाली ये पूरी नहीं चलाते हैं। 4 लेन चलाते, 3 लेनों को बंद रखते हैं जाने की, 3 लेन आने की, आधी लेनों को बंद रखते हैं, आधी चलाते हैं। जब आधी चलेंगी ट्रैफिक का आएगा तो निश्चित तौर पर जाम लगना ही। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात यूपी के बिजनौर की कर लेते हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्र में बरसात होने के कारण यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाली कोटा वाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। इसकी वजह से उत्तराखंड जाने वाले सभी वाहनों को NHI के लिए रोक दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ दर्जनों यात्री कोटा वाली नदी पर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में यात्रियों का ये कहना है कि नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से हमें यहाँ रोका गया है। काफ़ी समय से यहाँ पर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पानी कम होगा अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि कोटा वाली नदी का पानी जो है वो काफ़ी तेज बहाव का होता है, जिसकी वजह से पानी आने वाले पर वाहनों को रोक दिया जाता है और ताकि कोई घटना यहाँ साबित ना हो और कोई घटना ना घटे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी बताइए। हमारी टनकपुर डिपो की बस है। हम टनकपुर से चंडीगढ़ रोड पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये चिड़ियापुर वाले में ये आ रखा है, यहाँ पे पानी आ रखा है और जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है यात्रियों को। इंतज़ार कर रहे हैं ताकि पानी कम हो। रोज़ाना का होता है, जब भी आते हैं कभी हल्का सा भी पानी आता है तो टिकट हो जाता है, यहाँ से रुक जाता है। वहाँ से घूम कर के जाना पड़ता है, हमें बहुत दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है, जिस कारण सभी यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। कब से खड़े हैं आप यहाँ? हमें करीबन 15-20 मिनट हो गया है यहाँ पर खड़े हुए। अभी तक पानी का कोई कमी होने का साचा नहीं है। कोटा वाली नदी है ये, कोटा वाली नदी। आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर में पहाड़ी क्षेत्र में बरसात से कोटा नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ जिस तरीके से वाहन आते जाते हैं तो उन्हें वाहनों को जलस्तर के को बढ़ते हुए देखते हुए यहाँ वाहनों को रोका गया है ताकि यहाँ कोई घटना घटित ना हो। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में बरसात से कोटा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरों में देख भी सकते हैं आप किस तरह से यहाँ यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाहनों में आने जाने वाले लोगों को भी रोक दिया जाता है, अलर्ट पर कर दिया जाता है कि यहाँ ज़्यादा वाहन ना जाएं क्योंकि यहाँ कोई भी घटना घट सकती है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसकी बानगी बाराबंकी के जिला अस्पताल में देखने को भी मिली। दरअसल अब यहां 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन तैयार होगी। इसके अलावा क्षेत्र में 4 और ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जोरों पर है। वहीं रविवार की बात करें तो रविवार को इस ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां उन्होंने इस प्लांट का जनता सुपुर्द किया। लाभ की बात जहां आप कह रहे हैं, ये 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिछले महीनों काफ़ी जनहानि हुई, बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस दिशा में हमारी सरकार के द्वारा किया गया एक प्रयास है कि पूरे प्रदेश में और देश में ऑक्सीजन प्लांट की इतनी स्थापना की जाए कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान न जाने पावे और उस दिशा में बाराबंकी जनपद में आज एक प्लांट की स्थापना हुई है। इसके अतिरिक्त संयुक्त चिकित्सालय सिरौली हॉस्पिटल में, CSC महिला चिकित्सालय बाराबंकी में, CSC सिद्धौर में, CSC फतेहपुर में ये 4 ऑक्सीजन प्लांट और स्थापित हो रहे हैं। उनका भी जल्दी से जल्दी शुभारंभ कर दिया जाएगा। और उधर यूपी के मैनपुरी की बात करें तो आईजी नवीन अरोड़ा के निर्देशन में 1 जुलाई से चलाए जा रहे गुमशुदगी और अभियान के अंतर्गत मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 30 अपहरण, 60 गुमशुदा लोगों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलाने का काम किया गया है। बता दें कि बीते सालों से जनपद के अलग अलग स्थानों में कहीं तो गुमशुदगी तो कहीं अपहरण मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
तो यहाँ आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये मामला दर्ज किया गया था, कड़ी मशक्कत के बाद 30 लोगों को यहाँ खोजबीन करते हुए निकाल भी लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में सावन का महीना शुरू हो गया है और यहाँ हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है। इस महीने में लोग भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। कुंवारी लड़कियां भगवान शिव का व्रत करती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर मिले। वहीं सुहागन औरतें पति की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की खास पूजा की जाती है। बता दें कि सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू हो गया और ऐसे में सभी मंदिरों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा गया, लोगों की भीड़ देखी गई। हिंदू धर्म में बताया जाता है कि सावन के महीने का खास महत्व होता है क्योंकि यहाँ चाहे कुंवारी लड़कियां हों चाहे कोई भी हो, यहाँ सोमवार के दिन व्रत रखती हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है क्योंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म का एक त्यौहार माना जाता है सावन का महीना शुरू होते ही लोगों में एक खुशी सी हो जाती है और इसी को लेकर भी कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और यहाँ जिस तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, सावन में जल अभिषेक और जल जिस समय समुद्र में ज्वार भाटा आया और उसमें से विष निकला, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला। सबसे पहले जब विष निकला उसमें से तो सारा संसार जलने लगा। शंकर जी ने उस विष का पान किया। यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के सीतापुर की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही घटनाओं से जनपद में दहशत का माहौल है। डकैतों के हौसले बुलंद और पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। और ये बता दें कि ताजा मामला थाना तालगांव इलाके का है, जहां देर रात डकैतों ने एक घर पर धावा बोला, जिसमें डकैती के दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक महिला की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं और मामले में आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल इन्हें पहुंचाया गया है। ग्रामीणों की मदद से एक डकैत को मौके पर ही दबोच लिया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज दिनांक 25 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक तालगांव द्वारा यह सूचना दी गई कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम अगरपुर में बीती रात को श्री रामहेत पासी के घर पर चोरी की नीयत से 3 अज्ञात चोर उनके घर में घुसे। इसी मध्य श्री रामहेत उनके भाई संतोष एवं पत्नी विनीता के जग जाने से इनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक अज्ञात चोर द्वारा श्रीमती विनीता के ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे उनको चोटें आई। तत्काल उनको उपचारार्थ जिला अस्पताल सीतापुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रामहेत व संतोष को सामान्य चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद संतोष को डिस्चार्ज कर दिया गया है और शीघ्र ही रामहेत को भी इलाज के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। इसमें घटना कारित करने वाले एक चोर देशराज को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता देते हैं आपको ये कि बड़ी और अहम खबर अभी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कन्नौर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, तो यहाँ बता दें आपको ये बता दें कि 9 लोगों की मौत हुई है और ये घटना हिमाचल प्रदेश की हुई है। आपको बता दें कि यहाँ घूमने आए टूरिस्ट की गाड़ी पर चट्टानें गिरी हैं और तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और यहाँ इसी मामले को लेकर सीएम जयराम ठाकुर भी निर्देश दे रहे थे और यहाँ जिस तरीके से सरकार से भी बातचीत की गई और प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से 9 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। घूमने आए टूरिस्ट की गाड़ी यहाँ
गिरते हुए नजर भी आ रही है। तस्वीरों में देख भी सकते हैं। प्रशासन से बात कर यहाँ निर्देश भी जारी किए गए हैं। चट्टान गिरने से कई वाहन चपेट में आए हैं। 9 लोगों की जो टूरिस्ट थे उनकी दुखद मृत्यु हुई है और 3 लोग उसमें घायल हुए हैं। ये घटना सांगला वैली के बदसेर एक जगह है, वहाँ पर ही घटित हुई, जहाँ ऊपर से पहाड़ पूरा ध्वंस करके आया और पहाड़ में लैंडस्लाइड के साथ जो है बड़े बोल्डर्स के साथ बहुत बड़ी क्षति वहाँ पर इस प्रकार से हुई है। और वहीं बदसेर में एक पुल था, वैली ब्रिज था, उस पुल के ऊपर भी बोल्डर गिरने से वो पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। और हमने जैसे ही घटना की सूचना हमको मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर टीमें भेज दी गई थी। और यूपी के संभल की बात कर लेते हैं, जहां अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार क्राइम की जो घटनाएं हैं वो बढ़ने से पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये बता दें कि ये ताजा मामला है कहां का। हयातनगर थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां देर रात एक युवक की खेत पर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के सगे फुफेरे भाई और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की बात भी कही है। पुलिस के अनुसार युवक वो 11 बजे सुबह से ले गया नदी में। उसके बहनोई ने, उसके बहनोई के भाइयों ने और बाप ने ले जाकर रात को काटा, उसे मार दिया। जब उससे हमें पता चली तो सारी मोहल्ले की पब्लिक गई। कैसे पता लगी आप लोगों को? हमें ये पता लगी कि बोले शाम को जब नहीं आया तो हमने फ़ोन करने चालू करे, तो ये नदीम फ़ोन नहीं उठा दिया था। जब फ़ोन उठाया इसने, वो नंबर से फ़ोन करा तो इसने ये बताया, बोले मैं जंगल में हूँ, तो पब्लिक भागी जंगल की। तो बोले इतनी रात हो गई कि बोले भाई आया क्यों नहीं। तो वहाँ पहुँचने के बाद में सब ने ढूंढा हुआ कराया, इससे पूछा तो इन्हें 2 किलोमीटर आगे बताया। किस जगह मिली उसकी बॉडी? उसकी बॉडी 2 किलोमीटर पीछे मिली, ये 2 किलोमीटर आगे बता दिया था। थाना हयातनगर के अंतर्गत कल देर रात यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम महराज है, उम्र लगभग 22 वर्ष, इसका शव एक खेत से प्राप्त हुआ है। इस पर चाकू से मल्टीपल वार किए गए थे। मौके पर पुलिस के द्वारा पहुंचकर पोस्टमार्टम की वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके पश्चात की गई जांच पड़ताल में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि इसके फुफेरे भाई नदीम तथा फुफेरे बहनोई जुनैद, इन दोनों के द्वारा मिलकर पैसे के लेन देन को लेकर आपसी विवाद के कारण इसकी हत्या की गई है। इन दोनों अभियुक्तों में से नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की। हरियाणा की बात कर रहे थे। हरियाणा के बल्लभगढ़ के आदर्श नगर स्थित छज्जूराम स्कूल रोड पर कल शाम 3 बजे से लाइट न आने से परेशान लोगों ने ट्रांसफर की जूता लटकाकर रोष प्रकट किया। बताया ये जा रहा है कि इसमें पिछले लगभग 20 घंटों से लाइट नहीं आने के कारण जहां पानी की आपूर्ति की समस्या पैदा हो गई, वहीं घरों में बीमार बुजुर्ग और बच्चे इस उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। इस दौरान गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि लोगों का इस दौरान ये आरोप है कि बिजली अधिकारी लोगों की शिकायत नहीं सुनते और यहां क्षेत्र की निगम पार्षद के पति राकेश गुर्जर मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उनको भी खरी खोटी सुनाई, लेकिन बाद में लोगों को समझा बुझाकर उन्होंने ट्रांसफार्मर को बदलवाने का आश्वासन देकर लोगों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की। क्या दिक्कत आ रही है? रात कल 3 बजे से बिजली गई हुई है और लोगों के बाथरूमों में पानी नहीं है। रात भर बच्चे परेशान रहे हैं और छतों पे बैठ के रात बिताई है। अब तो कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट की, रात भर जेई से भी बात की, उससे की और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रांसफार्मर की जगह जूता लटका रखे हैं। इनकी समस्या एक ट्रांसफार्मर लेकर है, जो छज्जूराम रोड पे मेन रोड पे ट्रांसफर होता था, इसी गली में सबड़ी लाइट होती थी। पिछले 5-6 महीनों से बिजली बोर्ड वाले कर्मचारी इस ट्रांसफार्मर को उठा के ले गए। लोग रोड पे आ गए, खड़े हो गए और इनने हमारा मान सम्मान करते हमारी बात मानी है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक जो उनकी समस्या है बिजली की, जो ट्रांसफार्मर नहीं है, कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर लगा, लोगों ने बिजली पानी जो हमारी मूलभूत सुविधाएँ बिल्कुल लोगों ने मिले। कब तक लग जाएगा अभी? ये मैं इसे ज़्यादा ना 2-3 दिन में इस ट्रांसफार्मर को मैं लगवाने।
हरियाणा के नारनौल की बात करें तो यहाँ नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव का एक और रूप देखने को मिला है। यहाँ एक और रूप उस वक्त देखने को मिला जब वो स्थानीय सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एकाएक विद्यालय में चल रही कक्षा 8वीं में जा पहुंचे और वहां जाकर न केवल स्कूली बच्चों से वार्तालाप करने लगे बल्कि बच्चों की क्लास भी ली। विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव सेवानिवृत्त IAS और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के विधायक भी हैं। अपने प्रारंभिक काल में उन्होंने करीब 6 साल तक बतौर शिक्षा अपनी सेवाएं दी थी। शायद उनका अध्ययन और अध्यापन प्रेम ही था जो अचानक बच्चों की क्लासरूम की तरफ खींचकर ले गए। मैंने 6 साल अध्यापन किया है कॉलेज में, तो मैं जब भी किसी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ तो मेरा दिल करता है क्लास में जाने का। तो मैं आज यहाँ आया हुआ था तो दिल कर गया क्लास में चले गए, क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया बहुत। और इस वक्त महाराष्ट्र भीषण बाढ़ से गुजर रहा है। मूसलाधार बारिश ने कोंकण सहित पश्चिम महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित भी किया है। बता दें कि बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है और पिछले 2 दिनों की बात करें तो यहाँ 112 लोगों की मौत हो चुकी है और 99 लोग अब भी लापता हैं। 3221 बेजुबान जानवर भी सुरान मरे हैं। बचाव दल ने 1,35,513 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा है। पटवाड़ी का प्रकाश अग्रो का भाग है। यहाँ जो पानी बढ़ रहा है वो वारणा नदी के इसलिए वो बढ़ रहा है। अभी जो पीछे हमारा प्रशासन बोल रहा है कि पीछे पानी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो वारणा का पानी आया इसलिए वो पानी बहुत है इधर। अभी लोगों के जाने के लिए इधर ही रास्ता नहीं है, पूरा अड़ग हो गया। हरियाणा के पलवल में ITI के छात्र की चाकू से कूदकर हत्या कर दी जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से हत्या की गई, लहूलुहान अवस्था में छात्रों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने छात्रों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले में सदर थाना पुलिस ने मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। ये बड़ा गांव में, लेकिन इसके जो है ना अभी उसका वो नहीं आया सामने, रंजिश क्या थी। इससे हत्या की गई है, कितने लोग इसमें शामिल? इससे चाकू से हत्या की गई है, इसमें 4 लोग। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।